जोहार एंड जय हिंद दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे और अच्छे से अपना प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज हम लोग हिंदी का पेपर 2 का करने वाले, ठीक है, जो कि दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। यहाँ से आप लोग आगामी आने वाले झारखंड क्षेत्र कार्यकर्ता हो गया, उत्पाद पुलिस हो गया और झारखंड पुलिस हो गया, ठीक है। इन सभी के एग्जामिनेशन में दोस्तों आप लोग का यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को अकॉर्डिंग टू सिलेबस यानी कि सिलेबस आधारित ही आप लोग का बताने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आज जानेंगे, पढ़ेंगे जो कविता पोर्शन है उसका, ठीक है। तो आप लोग अंत तक बने रहिए। और ये आप लोग का आज पेपर 2 हिंदी का डेमो क्लास भी है, ठीक है। तो देखिए आप लोग को किस तरह का पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। तो जितने भी झारखंड क्षेत्र कार्यकर्ता या फिर उत्पाद पुलिस या फिर झारखंड पुलिस की तैयारी करने वाले कैंडिडेट होंगे, सभी के पास वीडियो भेज दीजिएगा, क्योंकि ये आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा, ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप सभी को ज्ञात होगा कि झारखंड क्षेत्र कार्यकर्ता हो गया, उत्पाद पुलिस हो गया और झारखंड पुलिस हो गया, तीनों में सिलेबस सेम है पेपर 2 में, ठीक है। और आप सभी को ज्ञात होगा कि पेपर 2 में आप लोग के लिए 100 क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है। 100 क्वेश्चन रहने वाला है। 100 क्वेश्चन का वैल्यू समझ रहे हैं, 300 मार्क्स हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए आप लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आज से आप लोग फाइनली हिंदी के क्लास स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो आप लोग सभी लोग शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग फटाफट आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। तो आज हम लोग सबसे पहले जानेंगे जो कि सिलेबस का पहला है क्षितिज भाग 2, ठीक है, जो कि काव्य खंड है यानी कि कविता पोर्शन है, उसको हम लोग पढ़ने वाले, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पार्ट 1 में देखेंगे, ठीक है। पार्ट 1 में देखिए आप लोग का है क्या है, देखिए फर्स्ट पार्ट में देखिए आप लोग का है, उधो तुम हो अति बड़भागी। इसका कवि है सूरदास जी, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले सूरदास जी के जीवन परिचय के बारे जानेंगे, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में कवि से रिलेटेड भी आप लोगों को प्रश्न देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले सूरदास जी के बारे हम लोग स्टडी कर लेते हैं, देन हम लोग आगे कविता की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में माना जाता है, ठीक है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रुनकट्टा या रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास से ही माना जाता है, ठीक है। देखिए सूरदास जी का एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ किसी को पता नहीं है, लेकिन माना जाता है 1478 ईस्वी, ठीक है। और एक मान्यता के अनुसार लोग कहते हैं कि मथुरा के सामने जो कि रुनकट्टा है या रेणु का क्षेत्र है वहाँ पे हुआ था। और दूसरा मान्यता है कि दिल्ली के आसपास में उनका जन्म हुआ था, ठीक है। देखिए आगे आप लोग का महाप्रभु वल्लभ भाई चार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध है, ठीक है। देखिए महाप्रभु वल्लभ भाई चार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में बहुत ही प्रसिद्ध यानी फेमस थे। और वे मथुरा और वृंदावन के बीच गौ घाट पर रहते थे, ठीक है। कहाँ रहते थे? गौ घाट में रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन किया करते थे। देखिए क्या है, 1583 में पारसोली में उनका निधन हुआ था। सूरदास जी का निधन कहाँ हुआ था? पारसोली में। कब? 1583 ईस्वी में। देखिए उनके तीनों ग्रंथों सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली में सूरसागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय था, ठीक है। देखिए सूरदास जी का 3 ग्रंथ था, जिसमें से सूरसागर, साहित्य लहरी, सूरसारावली है ना, और जिसमें से सूरसागर ही सबसे लोकप्रिय रहा था। देखिए आगे आप लोग का खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूर की कविता में मिलता है। सूर वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों थोड़ा सा आप लोग का जीवन परिचय था सूरदास जी के बारे, वो आप लोग को हम बताने का काम किए, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सूरदास जी के 4 पद थे, ठीक है। तो पहला पद ये आप लोग का रहा, ठीक है। देखिए पहला पद ये रहा आप लोग का, उधो तुम हो अति बड़भागी। उधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत सने तगा, ते नाहिन मन अनुरागी।
पुरैनी पात रहत जल भीतर, ता रस देह ना दागी। ज्यो जल माह तेल गागरी, बूंद न ताको लागी। प्रीति नदी में आओ न बोरैयो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यो पागी। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों आप लोग की सूरदास का पहला पद, जिसमें से हम लोग को फर्स्ट पद बता दिए आप लोग का। ठीक है, तो हम लोग कविता के उसके भावार्थ के बारे, अर्थ के बारे हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो देखिए इस कविता का मतलब है, उपरोक्त पंक्तियों में व्यंग्यात्मक है ना, हाँ व्यंग्यात्मक ही है, जिसमें गोपियाँ श्री कृष्ण के परम सखा उद्धव से अपने मन की व्यथा को व्यंग रूप में कह रही है। गोपियाँ उद्धव पर व्यंग करते हुए कह रहे हैं कि हे उद्धव, तुम बड़े भाग्यशाली हो, क्योंकि तुम कृष्ण के इतने निकट रहते हुए भी उनके प्रेम बंधन में नहीं बंधे हो। तुम्हें कृष्ण से जरा सा भी मोह नहीं, और तुम अभी तक उनके प्रेम रस से भी अछूते हो। अगर तुम कभी कृष्ण के स्नेह के धागे से बंधे होते तो तुम हमारी विरह वेदना की अनुभूति अवश्य कर पाते। आगे देखिए, लेकिन हे उद्धव, तुम कमल के उस पत्ते की तरह हो जो जल के भीतर रहकर भी गीला नहीं होता, और जिस प्रकार तेल से भरी हुई गागर को पानी में डुबो देने पर उसमें पानी की एक बूंद नहीं ठहरती, ठीक उसी प्रकार कृष्ण रूपी प्रेम की नदी के पास रहकर भी उसमें स्नान करना तो दूर, तुम पर तो उनके प्रेम का एक छींटा भी नहीं पड़ा। तुमने कभी कृष्ण रूपी प्रेम की नदी में अपने पैर तक नहीं डुबाए, और न ही कभी उनके रूप सुंदर का दर्शन किया। इसलिए हे उद्धव, तुम विद्वान हो जो कृष्ण के प्रेम में नहीं बंधे हो। लेकिन हम गोपियाँ तो बहुत भोली भाली, हम तो कृष्ण के प्रेम में कुछ इस तरह से बंध गए हैं जिसे गुड़ में चिपक जाती है चींटियाँ। तो ये रहा दोस्तों आप लोग का पहला पद। ठीक है, तो हम लोग का फर्स्ट चैप्टर में 4 पद पढ़ना है सूरदास जी के बारे में। तो पहला पद ये था। देखिए सेकंड में है, मन की मन ही माज रही, मन की मन ही माज रही। आगे है देखिए, कहिए जाइए, क्या है, कहिए जाइए कौन पे उधो नाही परत कहीं, अवधि आधार आस आवन की तन मन बीथा सही। अब ई जोग संदेशनी सुनी सुनी बिरेनी बीरह दही, चाहती होती गुहारी जित ही ते उत्ते धार बही, सूरदास अब धीर दरही क्यों मर ज्यादा न लही। तो ये आप लोग का सेकेंड पद था। ठीक है, तो इसका देखिए मीनिंग आप लोग जान लीजिए, ताकि आप लोग एग्जामिनेशन में प्रश्नों को सोल्व करने में आसानी होगा। तो देखिए, उपरोक्त पंक्ति में गोपियाँ उद्धव से कहती है, कृष्ण के गोकुल से चले जाने के बाद उनके मन की सारी अभिलाषाएं मन में ही रह गई। वो कृष्ण से अपने मन की बात कहना चाहती थी, लेकिन अब वो कभी भी अपने मन की बात कृष्ण से नहीं कर पाएंगी। आगे लिखा हुआ है, गोपियाँ उद्धव के द्वारा कृष्ण को संदेश भी नहीं भेजना चाहती। वो कहती है कि वो इतने लंबे समय से तन मन और हर प्रकार की विरह वेदना को सिर्फ इसलिए सहन कर रही थी कि एक दिन श्री कृष्ण अवश्य आएंगे और उनके सब दुख दर्द को दूर कर जाएंगे। लेकिन श्री कृष्ण ने हमारे लिए यह योग संदेश भेजकर हमें और दुखी कर दिया। हे उद्धव, जब भी किसी के जीवन में दुख आता है तो वो अपने रक्षक को पुकारता है, लेकिन हमारे रक्षक ही आज हमारे दुख का कारण बने हैं। अब बताओ हम कैसे धीरज धरें जब हमें पता है कि श्री कृष्ण नहीं आएंगे। आज हमारी एकमात्र आशा भी टूट गई। वैसे प्रेम की मर्यादा तो यह कहती है कि प्रेम के बदले प्रेम ही दिया जाए, लेकिन श्री कृष्ण ने हमारे साथ छल किया, उन्होंने हमें धोखा दिया। ये कौन कहा? एक गोपी लोगों ने, है ना। देखिए थर्ड आप लोग का पद है, हमारे हरि, क्या है, हमारे हरि हारिल की लकड़ी।
हमारे, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, हमारे हरी हारिल की लकड़ी मन करम बचन नंद नंदन और यह धीर करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी कानह कान जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो जयो करुई ककरी, सूतो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी, यह तो सुर तिन्हीं ले सौंपो जिनके मन चक्री। तो ये दोस्तों आप लोग का सूरदास जी का तीसरा पद रहा, ठीक है। इसका हम लोग अर्थ के बारे समझेंगे, है ना, कि इस कविता में क्या कहना चाहा है। तो देखिए ऊपर की हम लोग पंक्ति में कहा है कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, गोपियाँ किससे कहती, उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, जिस प्रकार हारिल पक्षी अपने पंजों से लकड़ी को मजबूत के साथ पकड़े रहता है, लकड़ी को ही अपने जीवन का आधार समझकर उसे कभी गिरने नहीं देता है, उसी प्रकार कृष्ण भी हम गोपियों के जीने का आधार है ना। देखिए गोपी लोग कहती उद्धव से कि जिस प्रकार हारिल पक्षी अपने पंजों से लकड़ी को पूरे मजबूती से पकड़े रहता है, ठीक उसी प्रकार हम लोग का भी श्री कृष्ण एक प्रकार का क्या है, आधार है ना। देखिए आगे आप लोग का, हमने अपने मन कर्म वचन से नंद बाबा के पुत्र श्री कृष्ण को अपने जीने का आधार माना है। गोपियाँ कहती है हमने अपने मन कर्म व वचन से नंद बाबा के पुत्र श्री कृष्ण को ही अपने जीने का आधार माने। गोपियाँ लोग श्री कृष्ण को ही जीने का आधार मानी है ना। हम जी रहे हैं किसके लिए, श्री कृष्ण भगवान के लिए। हमारा रोम रोम सोते जागते दिन रात स्वप्न यानी सपने में भी कृष्ण का नाम जपते रहता है। गोपियाँ लोग कहती है कि हम लोग हर समय सोते जागते किसी भी समय सपने में भी श्री कृष्ण जी का नाम जपते रहते हैं। इसलिए गोपियाँ को उद्धव का योग संदेश किसी कड़वी ककड़ी के समान लगती है ना। आगे है देखिए, गोपी लोग कहती है हे उद्धव, हमें तो कृष्ण के प्रेम का रोग लग चुका है। गोपियाँ कहती हैं उद्धव से कि कृष्ण, हे उद्धव, हम लोग को तो कृष्ण से प्रेम का रोग लग चुका है। अब हमें तुम्हारे इस योग संदेश का रोग नहीं लगा सकता। हमने ना कभी इसके बारे में सुना है, ना कभी जाना है, और ना ही कभी इसको देखा है। आगे है देखिए, तुम जो यह योग संदेश लाए हो, यह जाकर किसी और को सुनाओ जिसे कृष्ण के प्रेम का रोग न लगा हो। हमें तो कृष्ण के प्रेम का रोग लग चुका है। अब इस योग संदेश का हम पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो ये थर्ड पंक्ति का जो पद था उसका आप लोग को व्याख्या करके बताएं। ठीक है, आगे देखिए और फोर्थ में आप लोग क्या है, हरी है राजनीति पड़ी आए, हरी है राजनीति पड़ी आए, समूझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाएं। एक अति चतुर होते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाएं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाएं। उद्धव भले लोग आगे के, पर हित डोलत धाए। अब अपने मन फेर पाइए चलत, जू हुते चुराए। ते क्यों अनीति करे अपून, जे और अनीति छुड़ाए। राजधर्म तो अहे सूर, जो प्रजा न जाहि सताए। तो ये दोस्तों आप लोग का फोर्थ पंक्ति था। ठीक है, तो इसका हम लोग अर्थ के बारे में हम लोग जानेंगे। राइट, देखिए उपरोक्त पंक्ति में गोपियाँ कहती हैं उद्धव तो पहले से ही चालाक है ना। गोपियाँ लोग कहती है उद्धव तो पहले से ही चालाक है, और कृष्ण के द्वारा उसे राजनीति का पाठ पढ़ाने से वह तो और चतुर हो गया है, और अब वह हमें छल कपट के माध्यम से बड़ी चतुराई के साथ कृष्ण का योग संदेश भी भेज रहा है ना। गोपियाँ लोग कहती है उद्धव तो पहले से चालाक है, लेकिन श्री कृष्ण के राजनीतिक पाठ पढ़ाने से वह और भी चतुर हो गया है, और
उद्धव अब हम लोग को छल कपट के माध्यम से बड़ी चतुराई के साथ अपना कृष्ण का योग संदेश सुनाने खोज रहा है ना। गोपियाँ व्यंग्यपूर्ण उद्धव से कहती हैं कि कृष्ण ने राजनीतिक बहुत पढ़ ली है ना, अपनी मतलब व्यंग कर रही है ना, कि गोपियाँ कह रही हैं कि उद्धव से कहती हैं कि कृष्ण ने बहुत राजनीतिक पढ़ ली है, अब वो किसी चतुर राजनीतिक की तरह हो गए हैं, इसलिए स्वयं न आकर उन्होंने उद्धव को हमारे पास भेज दिया है। गोपियाँ कहती है श्री कृष्ण अब तो बहुत राजनीतिक पड़ गया है दूसरे लोगों की तरह है ना, बहुत ही वो चतुर भी हो गया है ना, इसलिए वो योग संदेश अपने से नहीं आकर बल्कि उद्धव के सहारे भेजवा रहा है ना। देखिए आगे है, वो कहती है कि वैसे कृष्ण पहले से ही बहुत चालाक थे। गोपियाँ कहती हैं कि श्री कृष्ण जो है वो पहले से ही चालाक थे, लेकिन अब उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं, बड़े बड़े ग्रंथ को पढ़ लिए हैं, जिनसे उनकी बुद्धि और भी बढ़ गई है, इसलिए उन्होंने उद्धव को हमारे पास योग संदेश देकर भेजा। इसलिए श्री कृष्ण जो हैं उद्धव को हम लोग के पास योग संदेश लेकर भेजे हैं है ना, और उद्धव से ही यहाँ के सारे समाचार प्राप्त कर लेते हैं, और उद्धव के सहारे ही कृष्ण जी हम लोग से सारा जो न्यूज रहता है, समाचार रहता है, उसको प्राप्त कर लेते हैं। राइट, आगे है, उद्धव जी की इसमें कोई गलती नहीं है। गोपियाँ कहती हैं उद्धव जी की इसमें कोई गलतियाँ नहीं, उनको तो दूसरों का कल्याण करने में बड़ा आनंद आता है। गोपियाँ कहती हैं कि उद्धव के इसमें किसी प्रकार का गलती नहीं है, वो तो उद्धव को दूसरे की कल्याण करने में बहुत ही बड़ा आनंद आता है। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि आप जाकर कृष्ण को यह संदेश दीजिए। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि आप कृष्ण के पास जाइए और ये संदेश दीजिए कि वो जब गोकुल से मथुरा गए थे, गोकुल से देखिए गोकुल से मथुरा गए थे तो हमारा हृदय भी साथ ले गए हैं। अच्छा, गोपी सब कहती है उद्धव से कि जाके कृष्ण को बोलिएगा कि जब वो गोकुल से मथुरा गए थे उस समय हम लोग का हृदय भी साथ ही ले गए हैं, वो हमें वापस कर दें। गोपियाँ लोग कहती है जो हम लोग का हृदय ले गए थे साथ में वो वापस कर दीजिए। वो अत्याचारियों को दंड देने के लिए गोकुल से मथुरा गए थे। वो अत्याचारी जितने भी थे है ना, पाखंडी लोग थे, वो लोग को दंड देने के लिए ही गोकुल से मथुरा गए हुए थे, लेकिन अब वो खुद अत्याचार करने में लगे। ये गोपी लोग का क्या आरोप है ना। सो हे माधव बोल रहे हैं, हे उद्धव, कृष्ण से जाकर कहिए कि एक राजा को हमेशा अपनी प्रजा के हित का कार्य करना चाहिए, उनको कभी दुख नहीं देना चाहिए, राजधर्म भी है ना। गोपी लोग कहते हैं कृष्ण से कि कृष्ण जाकर कहिए है ना, कृष्ण से जाकर कहिए कि एक राजा को हमेशा अपने प्रजा के ध्यान रखना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए, उनको कभी दुख नहीं देना चाहिए, यही राज धर्म है ना। तो यहीं पे हम लोग का ये जो फर्स्ट क्षितिज भाग 2 का काव्य खंड का फर्स्ट पार्ट था, उद्धव तुम हो अति बड़भागी, ठीक है, जिनका कवि है सूरदास जी। ठीक है, इस कविता के बारे आप लोग को बता दिए सारा, ठीक है, इससे बाहर आप लोग को प्रश्न नहीं जाने वाला है। राइट, तो चलिए इसका कुछ 5-10 MCQ लेकर आए, उसको आप लोग कर लेते हैं। ठीक है, देखिए फर्स्ट में है, कृष्ण की संगति में रहकर भी कौन उनके प्रेम से छूते रहे। बताइए, कृष्ण की संगति में रहकर कौन उनके प्रेम से छूते रहे। उद्धव, गोपिया, राधा, इनमें से कोई नहीं। अभी आप लोग ध्यान से पढ़े होंगे, सुने होंगे, तो आप लोग इसका जवाब आसानी से दे दीजिएगा, उद्धव है ना, उसके साथ रहे लेकिन उनका प्रेम नहीं मिल पाया। चलिए आगे है सेकेंड में, उद्धव के व्यवहार की तुलना किसके पत्ते से की गई है। पीपल के पत्ते से, कमल की पत्ते से, केला की पत्ते से, या फिर नीम की पत्ते से। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि कमल के पत्ते से। चलिए नेक्स्ट है, हाँ, गोपिया को अकेला छोड़कर कृष्ण कहाँ चले गई। ब्रज, द्वारिका, मथुरा, वृंदावन। तो कहाँ चल गए थे, मथुरा। चलिए नेक्स्ट है,
गोपिया को कृष्ण का व्यवहार कैसा प्रतीत होता है? उदार, छलपूर्ण, निष्ठुर, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा छलपूर्ण। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर आपका रह जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, पाइप में गोपिया स्वयं को क्या समझती? डरपोक, निर्भर, अबला, साहसी। इसका राइट आंसर हो जाएगा अबला। नेक्स्ट है 6 नंबर में देखिए आपको दिया हुआ है, गोपियाँ किसके प्रेम में आसक्त हो गई हैं? उद्धव प्रेम, कृष्ण प्रेम, संगीत प्रेम, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्री कृष्ण प्रेम। ठीक है, कृष्ण के प्रेम में गोपियाँ आसक्त हो गई थी। चलिए नेक्स्ट है 7 नंबर में देखिए आपका दिया हुआ है, इनमें से किस पक्षी की तुलना गोपियों से की गई? कोयल, मोर, हारिल, चकोर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चकोर। अरे चकोर नहीं, हारिल। अभी कुछ देर पहले ही तो बताए थे ना, फर्स्ट आप लोग का पद में ही था। देखिए 8 नंबर में, किसने प्रेम की मर्यादा को उल्लंघन किया? गोपियों ने, उद्धव ने, राजा ने, या फिर कृष्ण ने? हम लोग राइट आंसर हो जाएगा किसने किया? कृष्ण ने। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, कृष्ण का योग संदेश लेकर कौन आए थे? उद्धव, बलराम, सेवक, या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर हो जाएगा उद्धव। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग का कुछ MCQ था। ठीक है, और हम लोग पहला चैप्टर को कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये क्लास आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो रहा होगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जितने भी तैयारी करने वाले कैंडिडेट होंगे सभी के पास वीडियो पहुंच सकेगा और सभी लोग जान सकेंगे कि कैसे, मतलब वो क्या क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। ठीक है, और उन लोगों को हिंदी के बारे में भी पता चलेगा, पेपर 2 हिंदी के बारे में पता चलेगा। ठीक है, तो झारखंड के जितने भी तमाम झारखंड क्षेत्र के कार्यकर्ता, उत्पाद पुलिस और झारखंड पुलिस की तैयारी करने वाले कैंडिडेट होंगे, उन लोगों को पास वीडियो शेयर कर दीजिएगा। और एक बात आप लोग जान लीजिए, देखिए जोहार एग्ज़ाम टीम के द्वारा, ठीक है, और जोहार एग्जाम टीम के द्वारा आप लोग के लिए नोट्स तैयार किया गया हिंदी का। ठीक है, पेपर 2 हिंदी का। ठीक है, तो आप लोग कैसे प्राप्त करना, नहीं करना, देखिए आप लोगों को हम बता दे रहे हैं 100% आप लोग नोट्स से ही प्रश्न आने वाले। ठीक है, इससे बाहर आप लोग को एक भी प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप लोग चाहते हैं झारखंड क्षेत्र कार्यकर्ता में एक सीट पकड़ना, उत्पाद पुलिस में एक सीट पकड़ना, आप लोग झारखंड पुलिस में एक सीट पकड़ना चाहते हैं, नोट्स आप लोग के लिए बहुत ही रामबाण सिद्ध होने वाला है। ठीक है, तो देखिए आप लोग कैसे नोट्स प्राप्त करना, नहीं करना है, तो चलिए आप लोग सारा प्रोसेस बताते हैं। ठीक है, तो देखिए आप लोग एक नंबर दिख रहा होगा 8789125229। ठीक है, इस नंबर पे आप लोग करना क्या है 149। ठीक है, 149 पेमेंट करना है। देन उसके बाद आप लोग को इसी व्हाट्सएप नंबर में आप लोग की स्क्रीनशॉट भेज देना। स्क्रीनशॉट आप लोग भेज देना है, उसके बाद बता देना है कि सर हमको पेपर 2 हिंदी का नोट्स चाहिए। ठीक है, जो भी एग्जाम रहेगा आपका क्षेत्र का कर्ता हो गया, उत्पाद पुलिस हो गया, झारखंड पुलिस हो गया, जिसका आप लोग रहेगा आप लोग कमेंट करके मतलब जो स्क्रीनशॉट भेजिएगा, उसके बाद उसके नीचे में लिख दीजिएगा। उसके बाद जोहार एग्जाम टीम के द्वारा आप लोग को 2 मिनट के सिर्फ अंदर में जोहार एग्जाम टीम के द्वारा आप लोग को नोट्स प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है, और देखिए पेपर 2 ही ऐसा पेपर है जो आप लोग को जॉब दिला देगा। ठीक है, इसीलिए जोहार एग्जाम भी आप लोग के बहुत ही दिन रात मेहनत कर रही है, तो आप लोग अब रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता, आप लोग भी मेहनत कीजिए। ठीक है, सिर्फ टीचर ही मेहनत करेगा, स्टूडेंट मेहनत नहीं करेंगे तो कहाँ से रिजल्ट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। दोनों का अच्छे तरीके से तैयारी से ही हो पाएगा। ठीक है, इसलिए जोहार एग्जाम तो अपना 100% दे रही है, आप लोग भी दीजिए और अपने सपनों को साकार कीजिए, अपने माँ बाप के सपनों को साकार कीजिए। ठीक है, आप लोग निश्चिंत रूप से आप लोग का और सफलता प्राप्त होगा। ठीक है ना, हम लोग बात करते हैं, देखिए और हम लोग क्लास लिए थे झारखंड लेडी सुपरवाइजर, उसमें से जितना भी हम लोग को नोट्स प्रोवाइड करवाए थे सारा वहीं से आया है। ठीक है, सारा आप लोगों का प्रश्न वहीं से देखने को मिला है। ठीक है, खोटा में तो 100 में 100 आया हुआ था, हिंदी में भी जितना हम लोग नोट्स प्रोवाइड किए तो वहीं से आया हुआ था, यानी पेपर 3 में भी है ना, साइकोलॉजी, सोशलॉजी सब था। ठीक है, यहाँ से भी प्रश्न एकदम आया हुआ था। ठीक है, तो अगर आप लोग चाहते हैं ठीक है प्राप्त करना नोट्स, देखिए इसी में आप लोग
149 पेमेंट कीजिए, स्क्रीनशॉट भेजिए, उसके बाद स्क्रीनशॉट भेज के आप लोग बता दीजिए कौन सा एग्ज़ाम का चाहिए, ठीक है, पेपर 2 हिंदी का। उसके बाद आप लोग जो हर एग्ज़ाम टीम के द्वारा मिल जाएगा, ठीक ना। तो आप लोग ये प्रोसेस था, ठीक है। तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक ना इस जौहर एग्ज़ाम में नहीं होंगे तो बोलेंगे जौहर एग्ज़ाम को सब्सक्राइब कर लेना है एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी आप लोग का यहाँ पे क्लासेस होंगी सबसे पहले आप लोग को नोटिफिकेशन मिल सकेगा, ठीक है। तो ये आप लोग का हिंदी के क्लास जो है रोज़ आप लोग का रात के 9 बजे होने वाला। कब होने वाला? रात के 9 बजे होने वाला है, ठीक है। सभी लोग आप लोग जुड़ जाइएगा, ठीक है। 9 बजे आप लोग क्लास को ज्वाइन कीजिए, ठीक है। तो चलिए ठीक है, हम लोग फिर मिलते हैं।